हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बीए, बीएससी, बीकॉम के 6 सेमेस्टर के जितने के जो स्टूडेंट हैं उनके पास जिनके पास करिकुलम में भारतीय पारंपरिक ज्ञान परंपरा या इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है, उनके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय ज्ञान का आधार क्या है। तो भारतीय ज्ञान का आधार है वेद। सेकंड है कि वास्तुकला या स्थापत्य कला से संबंधित उपवेद कौन सा है। तो स्थापत्य वेद या शिल्प वेद। तो ये भी पूछा जा सकता है कि स्थापत्य वेद या शिल्प वेद किसका उपवेद है। तो यह अथर्ववेद का उपवेद है। इनके बारे में एक बार देख लेते हैं कि ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, जिसमें चिकित्सा और स्वास्थ्य विज्ञान है। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, जिसमें युद्ध कला और सैन्य विज्ञान है। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, जिसमें संगीत, नृत्य और कला के बारे में। और अथर्ववेद का उपवेद है स्थापत्य वेद, जिसमें वास्तुकला, शिल्पकला और निर्माण कला है। ठीक। अब इसमें नेक्स्ट है कि वास्तुशास्त्र में कितने तत्वों का संतुलन आवश्यक माना गया है। तो जो वास्तुशास्त्र है वो पंच महाभूत सिद्धांत पर आधारित है। इसमें 5 तत्व है, जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इनका संतुलन इसमें आवश्यक माना गया है। अब नेक्स्ट है कि सम्रांगन सूत्रधार ग्रंथ के रचयिता कौन है। ये भी पूछा था कि ये ग्रंथ किससे संबंधित है। तो सम्रांगन सूत्रधार वास्तु शास्त्र या वास्तुकला से संबंधित है। इसके रचयिता राजा भोज है राजा भोज। ठीक है। इसमें ये पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत के वास्तुकला से संबंधित ग्रंथ कौन सा है। तो ये मयमत्तम है। नेक्स्ट, बृहत संहिता के लेखक कौन है। ये वराहमिहिर है। तो ये जो बृहत संहिता है और मयमत्तम है, ये भी वास्तुकला से संबंधित है। अब इसमें नेक्स्ट है कि उत्तर भारत की मंदिर शैली कौन सी है। तो उत्तर भारत की मंदिर शैली नागा शैली है। इसकी विशेषता है कि इसका ऊंचा और वक्राकार शिखर होता है और गर्भगृह के ऊपर आमलकी या कलश होता है। ठीक है। इसका उदाहरण है जैसे लिंगराज का मंदिर हो गया, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, कंदारिया महादेव मंदिर आदि। ठीक है। अब इसमें ही है जो मंदिर शैली, इसमें ही वैसे 3 मंदिर शैली, नागा शैली, द्रविड़ शैली और वैष्णव शैली। ठीक है। अब सेकंड है दक्षिण भारत की प्रसिद्ध शैली कौन सी है। तो ये द्रविड़ शैली है और इसकी विशेषता विशाल गोपुरम, मतलब जो प्रवेश द्वार होता है गोपुरम कहते हैं, और पिरामिडाकार विमाना। तो इसका उदाहरण है वेदेश्वर मंदिर, मीनाक्षी अम्मन मंदिर, सौर मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर। अब नागर और द्रविड़ शैली दोनों का एक मिश्रण होकर एक शैली बनती है जिसे वैष्णव शैली कहते हैं, और यह दक्षिण क्षेत्र में विकसित थी। ठीक है। इसके उदाहरण है होयलेश्वर मंदिर, चेनकेशव मंदिर और पट्टदकल मंदिर आदि। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट है कि वास्तु शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है। तो यह वस धातु से बना है, जिसका अर्थ है निवास करना। इसी में नेक्स्ट है कि वास्तुकला का उद्देश्य क्या है। तो वास्तुकला का उद्देश्य ऐसा निर्माण करना है जो प्रकृति, दिशा, ऊर्जा और मानव जीवन में सामंजस्य स्थापित करे। ठीक है। और इस वास्तुकला का प्रमुख आधार क्या है। इसके आधार है वास्तुशास्त्र, शिल्पशास्त्र, स्थापत्य वेद, पंच महाभूत सिद्धांत। ठीक है। तो वास्तुशास्त्र है जो इसमें भवन निर्माण संबंधित विज्ञान है। नेक्स्ट, शिल्पशास्त्र में मूर्तिकला, मंदिर निर्माण, नगर नियोजन का अध्ययन है। स्थापत्य वेद ये अथर्ववेद का उपवेद था। और पंच महाभूत सिद्धांत जिसमें 5 तत्वों का वर्णन है। इसी में नेक्स्ट है कि सुव्यवस्थित नगर नियोजन का प्रारंभिक उदाहरण कहाँ से मिलता है। तो यह सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है, जिसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा ये जो स्थल है हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये प्रमुख है। ठीक है। इसमें जल निकासी, सड़क व्यवस्था और ग्रिड प्रणाली विकसित थी। ऐसे में नेक्स्ट है कि वास्तुशास्त्र में कुल कितनी दिशाएं हैं। इसमें कुल 10 दिशाएं हैं, जिसमें मुख्य दिशाएं हैं उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। और 4 कोणीय दिशाएं, जिसमें उत्तर पूर्व को ईशान कोण, दक्षिण पूर्व को आग्नेय, दक्षिण पश्चिम को नैऋत्य,
और उत्तर पश्चिम को वायव्य कहते हैं। और दो ऊर्ध्व दिशाएं जिसमें ऊपर आकाश और नीचे पाताल है। ठीक है। ऐसे नेक्स्ट है कि भारतीय परंपरा में दिशाओं के देवता को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है। तो जितने भी 10 दिशाएं हैं उनका प्रतिनिधित्व कोई ना कोई देवता करता है और इनको संयुक्त रूप से दिक्पाल या दिशाओं का रक्षक देवता कहा जाता है। तो इन जो मुख्यतः 8 चार जो प्रमुख है 4 कौन दिशाएं हैं इनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले पूर्व दिशा। तो ये सूर्य उदय की दिशा है और ज्ञान, प्रकाश, ऊर्जा और उन्नति का प्रतीक है। इसे इसको शुभ दिशा भी माना जाता है। इसका में मुख्य द्वार और खिड़कियाँ और पूजा स्थान के शुभ होता है। इसके देवता इंद्र और सूर्य देव है। नेक्स्ट है पश्चिम दिशा। ये स्थिरता और आत्मचिंतन से संबंधित है। स्थिरता आत्मचिंतन से संबंधित इसलिए ये अध्ययन कक्ष और भोजन कक्ष के लिए भी उपयुक्त है। इसके देवता वरुण है। नेक्स्ट है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा धन समृद्धि और अवसर की दिशा है, इसलिए यह जो दिशा है व्यापार और तिजोरी के लिए शुभ है और इसके देवता कुबेर है। अब इसी में नेक्स्ट है कि दक्षिण दिशा। ये शक्ति, अनुशासन और नियंत्रण की दिशा है। इसमें भारी वस्तुएं या भंडारण के लिए यह उपयुक्त है और इसके देवता यम है। नेक्स्ट ईशान कोण है उत्तर पूर्व में। यह सबसे पवित्र दिशा और पूजा का स्थान, जल स्रोत, धन और ध्यान लगाने के लिए उपयुक्त दिशा है। इसके देवता भगवान शिव है। नेक्स्ट है आग्नेय कोण या दक्षिण पूर्व। अग्नि तत्व से संबंधित है और यह रसोई घर के लिए सर्वोत्तम है। इसके देवता अग्नि है। नैऋत्य कोण है। इसमें स्थिरता व सुरक्षा क्षेत्र को शयन कक्ष के लिए सर्वोत्तम है। इसके देवता निऋति है। अब लास्ट है इसमें वायव्य कोण उत्तर पश्चिम में। वायु तत्व व गतिशीलता का प्रतीक है और यह अतिथि कक्ष या पशुशाला के लिए उपयुक्त है। इसके देवता वायुदेव है। अब इसमें नेक्स्ट है ये जो भी दिशाएं बताई है इनको मैप के अकॉर्डिंग बताया कि पूर्व में जैसे उत्तर में कुबेर है, उत्तर पूर्व में ये जैसे ये हो गया उत्तर में कुबेर है, ये उत्तर पूर्व में ईशान के लिए भगवान शिव, पूर्व में इंद्र है, दक्षिण पूर्व में अग्निदेव, दक्षिण में यम, दक्षिण पश्चिम में नैऋत्य, ये विनाश के देवता है यहाँ लिखा है। पश्चिम में वरुण, ये जल के देवता। उत्तर पश्चिम में वायुदेव, वायु के देवता। ठीक है। इसी में अगर पूछा जाता है कि वास्तुशास्त्र के प्रणेता कौन है तो वो विश्वकर्मा है। नेक्स्ट इसमें वास्तुशास्त्र संबंधी प्रमुख पुराण कौन से, ये मत्स्य और अग्नि पुराण है। इसी में है कि पूजा के लिए सर्वोत्तम कौन सा कोण है तो इसके लिए ईशान कोण है और रसोई के लिए पूछा जाए तो आग्नेय दक्षिण पूर्व। अब ये है इसमें जो भी बताया है, जो भी जितना पढ़ा है उसका शॉर्ट में है। जैसे ये भारतीय पारंपरिक ज्ञान प्रणाली में वास्तुकला। ठीक है। इसमें दिशाओं का महत्व है। जैसे उत्तर दिशा धन संबंधी का, ईशान पूजा और अध्यात्म के लिए है। ये पूर्व हो गया, ये शुभ है। आग्नेय में रसोई अग्नि के लिए, दक्षिण में यम स्थिरता, नैऋत्य स्थिरता के लिए, पश्चिम वायु के लिए और ये मित्रता और हवा के लिए। ठीक है। इसी प्रकार हमने मध्य शैली के बारे में बताया। नागा शैली उत्तर भारत में, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में और वैश्य शैली दक्कन के क्षेत्र में। ठीक है। और पंचमूल सिद्धांत के बारे में बताया जो वास्तुकला का आधार है, जिसमें पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु और जल है। इसी प्रकार वास्तुकला जो का आधुनिक महत्व है, ये पर्यावरण के अनुकूल है। प्राकृतिक वेंटिलेशन, ऊर्जा संरक्षण, ग्रीन बिल्डिंग अवधारणाएं और सतत विकास में उपयोगी है। आधुनिक महत्व इसके। ठीक। नगर नियोजन के उदाहरण बताए। सिंधु घाटी सभ्यता नगर सुनियोजित थी। यहाँ जल निकासी प्रणाली थी, चौड़ी सड़कें थी और ग्रिड प्रणाली का विकास था। अब ये आगे वास्तुशास्त्र के प्रमुख सिद्धांत ये थे। प्रकृति के साथ सामंजस्य, दिशाओं का महत्व था। इसमें पंचभूत महासिद्धांत था, पंच महाभूत सिद्धांत था। प्रकाश और वायु की व्यवस्था थी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह था। इसी में अब आगे संबंधित प्रमुख गण जैसे मानसा थी। मानसा
स्थापत्य भवन निर्माण और नगर नियोजन संबंधी मयमत्तम जो बताया था। दक्षिण भारत की वास्तुकला है, इसमें मैदानों है, सम्रांगण, सूत्रधार, राजा भोज, विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र, भवन निर्माण के सिद्धांत थे, भेद संहिता, वरामिल, अपराजित परीक्षा, भुवन देवाचार्य, शिल्प रत्न हो गया, मूर्तिकला, मंदिर निर्माण से कश्यप शिल्प शास्त्र, ये भी स्थापत्य नियम, मनु थानल्य चंद्रिका, ये केरल की वास्तु से संबंधित है, और अग्नि पुराण इसमें मंदिर निर्माण है, मत्स्य पुराण में नगर नियोजन और मंदिर स्थापत्य, और वृहद वास्तुमाला इसमें गृह एवं धार्मिक भवन निर्माण है। तो ये जितना भी वास्तुकला से संबंधित है, इसके बारे में इस स्लाइड में बता दिया गया है। अब ये पूछा जाए वास्तुकला क्या, तो भवन निर्माण की कला और विज्ञान आदि का समन्वय है वास्तुकला। अभी हमने वास्तुशास्त्र के बारे में पढ़ा था, तो अब हम ज्योतिष शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें है ज्योतिष शास्त्र। वेदों में ज्योतिष को नेत्र कहा गया। ज्योतिष वेद का अंग है, वेदांग है, इसलिए वेद भी पुरुष के रूप में ज्योतिष वेद का नेत्र कहा गया, ठीक है। अब ज्योतिष शब्द से बना, जिसका अर्थ है प्रकाश, ठीक है। ये प्रकाश शब्द से बना है, जिसका अर्थ है आकाश पिंडों का अध्ययन, जिसमें इसमें सूर्य ग्रह आदि का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन है कि ज्योतिष शास्त्र का उपयोग किस में किया जाता है, तो यह यज्ञ धार्मिक कार्यों के समय निर्धारण में महत्वपूर्ण होता है। इसमें ऋतु, कृषि संबंधी ज्ञान और पंचांग निर्माण, कुंडली निर्माण, भविष्य निर्माण आदि में भी यह उपयोगी है। अब इसमें नेक्स्ट है कि काल ज्ञानम ज्योतिषम का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है समय का ज्ञान ही ज्योतिष है। इसमें नेक्स्ट है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राशियों की संख्या कितनी है, तो एक है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 राशि है, और उसमें 12 भाव का वर्णन है, 12 भाव का वर्णन है, और राशि इसमें जो राशि है वो आकाश के 12 भाग या व्यक्तित्व के स्वभाव को बताती है, और जो भाव है वो जीवन के 12 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अंदर ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्रों का भी वर्णन है, ठीक है। ये जो ग्रह है और नक्षत्र है, ये ज्योतिष शास्त्र का आधार है। इसमें नेक्स्ट है कि ज्योतिष शास्त्र में गोचर का क्या अर्थ है, तो इसमें गोचर का अर्थ है कि ग्रहों का एक राशि से दूसरी राशि पर भ्रमण है। जैसे कोई ग्रह है तो वह एक राशि दूसरी राशि पर भ्रमण करते हुए कुछ समय के लिए वहाँ रहते हैं, इसे ज्योतिष शास्त्र में गोचर कहा गया है। इसी के आधार पर शुभ अशुभ समय, करियर, विवाह, धन लाभ, स्वास्थ्य आदि का अध्ययन किया जाता है। अब इसे शनि के संबंध में साढ़े साती और ढैया होती है, जिसमें साढ़े साती होती है 7.5 साल की, और ढैया का संबंध 2.5 साल के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि नवांश कुंडली किस लिए होती है, तो नवांश कुंडली विवाह और भाग्य निर्धारण के लिए होती है। इसमें लग्न कुंडली मुख्य जन्म कुंडली निर्धारण में उपयोगी होती है, और दशा प्रणाली ग्रहों के समय के अनुसार प्रभाव को दर्शाती है, ठीक है। अब इसमें हम नेक्स्ट में देखते हैं जो दो ज्योतिष शास्त्र के प्रमुख आधार ग्रंथ है और उनके रचयिता। जैसे वेदांग ज्योतिष है, इसमें तुम्हारी संहिता है, इसके लगध मुनि है, ठीक है। ये भारतीय ज्योतिष का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें काल गणना, नक्षत्र, तिथियां आदि समय का वर्णन है, ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य सिद्धांत, ये रचयिता सूर्यदेव है। इसमें ग्रहों की गति, खगोलीय गणना, दिन रात आदि का वर्णन है। आर्यभट्ट की रचना है आर्यभट्टिया, ठीक है। इसमें पंच सिद्धांतिक है, जिसके रचयिता वराहमिहिर है। वेद संहिता इसमें भी वराहमिहिर है। बृहद पराशर शास्त्र है, इसके महर्षि पराशर है। सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य। फल दीपिका मंत्रेश्वर। जातक पारिजात वैद्यनाथ दीक्षित है। इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें ये पूछा जाता है कि ज्योतिष शास्त्र का महत्व क्या है, किस लिए प्रयोग किया जाता उपयोगी होता है इसमें, ठीक है। इसके आधार क्या क्या है, आधार में हम देख सकते हैं ग्रह है, नक्षत्र है, राशि है, और इसका उपयोग काल गणना के लिए किया जाता है, ठीक है। और इसमें ज्योतिष शास्त्र का महत्व धार्मिक कार्यों के मुहूर्त, पर्व, त्योहार आदि के निर्धारण के लिए, कैल्शियम, वर्षा और ऋतु परिवर्तन का ज्ञान के लिए किया जाता है, समय मापन, पंचांग निर्माण,
और सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में इसका महत्व होता है। ठीक है, अभी इसके 3 प्रमुख विभाग है। इसमें सिद्धांत, संहिता और होरा है। होरा जन्म कुंडली से संबंधित है, संहिता प्राकृतिक घटनाओं से, और सिद्धांत इसमें ग्रहों की गति, गणित और ग्रहण आदि। ठीक है, अब इसमें 12 राशि का है, ये जानकारी दी जाती है। बाई चांस अब जरूरी नहीं है कि पूछा जाए इसलिए, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत जानकारी दे रहे। ठीक है, इसमें 12 राशि है, जिसमें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन है। ठीक है, अब इसमें जो पूछा जा सकता है, ये कुंडली में भाव पूछा जा सकता है कि इसमें 12 भाव 12 क्षेत्र को निरूपित करता है। इसमें विवाह का पूछा है, विवाह कौन से भाव है, 7वें भाव से विवाह का पता चलता है। 8वां आयु का होता है, 9वां भाग्य का होता है। इसमें जो पुत्र भाव है वो 5वां है, पराक्रम तीसरा, धन का दूसरा है, लग्न भाव पहला है। तो लग्न जो है, इससे तो अब बताया था कि जन्म कुंडली आदि का निर्माण होता है। ठीक है, ये भी बस ये इसमें यही याद रखना है, जो भाव होता है वो जीवन या कुंडली जीवन के क्षेत्र को दर्शाता है, और राशि मनुष्य के व्यवहार को दर्शाता है। यही है। इसमें नेक्स्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो 9 ग्रह हैं उनमें ग्रहों का वर्गीकरण किस प्रकार है। सबसे पहले तो ये 9 ग्रह सूर्य, मंगल, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, जिनका ज्योतिष शास्त्र में वर्णन है। भूगोल की दृष्टि से ग्रह अलग है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये 9 ग्रह हैं। ठीक है, जिनका मनुष्य के जीवन में प्रभाव पड़ता है। अब ये लिखा ग्रहों का प्रभाव है। ग्रह अपनी राशि, भाव, दृष्टि और योग के अनुसार फल देती है। शुभ ग्रह शुभ फल, और पाप ग्रह कष्ट और चुनौती देते हैं। ठीक है, और ग्रह की स्थिति जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है। शिक्षा है, धन, स्वास्थ्य, विवाह, कर्म और भाग्य। अब इसमें उपाय दिए ग्रहों को मजबूत करने क्या करने से। इसमें मंत्र जाप है, रत्न धारण है, व्रत है, पूजा पाठ, दान, सदाचार, ध्यान आदि है। ठीक है, अब इसमें जो पूछा जा सकता है वो ये है कि ग्रह का शुभ ग्रह कौन कौन से हैं। ठीक है, इसमें शुभ ग्रह में तुम्हारा गुरु आ गया, शुक्र आ गया, बुध आ गया और चंद्र, ये शुभ ग्रह है। और प्राकृतिक पाप ग्रह कौन कौन से, इसमें शनि, सूर्य, मंगल, राहु और केतु है। ठीक है, अब स्वभाव के अनुसार से पूछा जा सकता है कि सौम्य ग्रह कौन से, इसमें चंद्रमा है, बुध है, गुरु और शुक्र, वही जो प्राकृतिक शुभ ग्रह है वही सौम्य ग्रह है। और क्रूर ग्रह में तुम्हारा जैसे सबको पता राहु केतु क्रूर है, राहु केतु क्रूर ग्रह है। इसके साथ शनि भी है, मंगल और सूर्य, ये जो प्राकृतिक पाप ग्रह हैं उन्हीं को क्रूर ग्रह कहते हैं। ठीक है, अब इसमें गति के अनुसार तीव्र गति वाले हो गया चंद्रमा, बुध और शुक्र, और मंद गति के साथ होते हैं गुरु, शनि, राहु और केतु। ठीक है, और इसमें जो ग्रहों के तत्व के अनुसार है, अग्नि तत्व सूर्य और मंगल है, पृथ्वी बुध और शनि है, वायु तत्व शनि और राहु है, जल तत्व में चंद्रमा, शुक्र और गुरु है, आकाश तत्व में राहु और केतु है। ठीक है, अगर ये पूछा जाता है कि बुद्धि बुद्धि के लिए कौन सा ग्रह प्रतिनिधित्व करता है, उसके लिए बुद्धि के लिए बुध है। ठीक है, ये कुछ कुछ बता दो, जैसे बुद्धि के लिए बुध है। और जो राहु और ये केतु है, ये दोनों ग्रह इनको छाया ग्रह कहा जाता है। ठीक है, ज्ञान जो ज्ञान के लिए गुरु ग्रह, गुरु या बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, और इसमें शांत स्वभाव के लिए चंद्रमा है। इसमें तेज जो तुम्हारा तेज होता है, तेज तेज के लिए सूर्य है। और शनि के लिए हमने बताया, शनि की 2 होती है, साढ़े साती और ढैया होती है। पिछली बार साढ़े साती के बारे में पूछा गया था, तो क्या पता इस बार ढैया के बारे में पूछा जा सकता है। तो
इसमें अभी हमने ज्योतिष शास्त्र के बारे में पढ़ा है। इसमें अब आगे हम चल के शिक्षा प्रणाली के बारे में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे जो इसका बेसिक्स है शिक्षा प्रणाली, इसकी कुछ इसमें गुरु प्रणाली परंपरा है, इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है इससे पहले, ठीक है। वो वहाँ से भी आप इसका बेसिक को देख सकते हैं। इसमें है कि भारतीय पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या थे। इसमें चरित्र निर्माण इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ साथ इसमें आत्मज्ञान की प्राप्ति, पंचकोश का विकास और ऋषि ऋण से मुक्ति है। जैसे पता ही है कि इन जो मनुष्य होता है उसके ऊपर 3 ऋण होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण, ठीक है। तो शिक्षा से गुरु ऋण से मुक्ति मिलती है, ठीक। इसमें जो पंचकोश है, पंचकोश क्या क्या है, जिसमें इनमें पंचकोश है अन्नमय, प्राणमय, मनोन्मय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश। अब इसमें नेक्स्ट है कि शिक्षण पद्धति के कितने चरण हैं। इसमें 3 चरण है, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण है मतलब गुरु से ज्ञान को सुनना। मनन है उस जो ज्ञान सुना है उस पे मनन करना, चिंतन करना। और निधिध्यासन है कि जो हमने ज्ञान ग्रहण किया उसको अपने स्वभाव में, आचरण में लाना, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट है कि आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार का ज्ञान दिया जाता था। इसमें लगभग जो प्राचीन पाठ्यक्रम थे, इसमें लगभग 64 प्रकार की कलाओं का समावेश था। इसमें अगर नेक्स्ट आ गया कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था। तो नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर, पटना, बिहार में स्थित था। यहाँ बौद्ध दर्शन, तर्कशास्त्र, दर्शन और चिकित्सा का सबसे बड़ा केंद्र था। और नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय सबसे बड़ा पुस्तकालय था, जिसके 3 भाग थे, रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। और इसको जो ये नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय था, इसको बख्तियार खिलजी ने जलाया था। ये तो वैसे इतिहास का प्रश्न आ जाता है, लेकिन यहाँ पे बता दिया कि बख्तियार खिलजी ने इसको जलाया था। ऐसे नेक्स्ट है कि विश्व का प्रथम और सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय किसे माना जाता है। तो ये तक्षशिला को माना जाता है। और तक्षशिला पूछा जाए कहाँ है, तो ये गांधार या रावलपिंडी या पाकिस्तान में है। अब ये गांधार जो पिछली बार जो क्वेश्चन आया था वहाँ ऑप्शन में गांधार था, ठीक है। अब जो तक्षशिला थी ये चिकित्सा, राजनीति, व्याकरण, युद्ध, कला के लिए प्रसिद्ध है। अब इसमें नेक्स्ट है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये भागलपुर बिहार में था और तंत्र शास्त्र के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है इसमें वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित था। अब इसमें हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि शिक्षा ग्रहण में प्रवेश संबंधी संस्कार कौन सा है। ये था उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार प्रवेश संबंधित है। और यहाँ पे हमने 16 संस्कार के बारे में बता दिए, जिसमें ये गर्भाधान, पूंछवन संस्कार और सीमानोयन संस्कार, ये तीनों जन्म से पहले के संस्कार हैं, ठीक है। इसके बाद आता है जातक्रम। जन्म के बाद का पहला संस्कार है जातक्रम। उसके बाद नामकरण होता है जिसमें नाम रखा जाता है। उसके बाद निष्क्रम होता है जिसमें पहली बार बाहर ले जाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है अन्नप्राशन संस्कार हो गया। फिर चूड़ाक्रम, मुंडन होता है। कर्ण वेद संस्कार, कर्ण कान छेदते हैं। और नेक्स्ट होता है 11वां संस्कार विद्यारंभ संस्कार, ठीक है, जिसमें शिक्षा की शुरुआत होती है। उसके बाद उपनयन संस्कार होता है जनेऊ धारण के, ये जनेऊ धारण उपनयन संस्कार के बाद जो छात्र वो होते हैं व्यक्ति, वो गुरुकुल में जाके शिक्षा ग्रहण करते हैं। अगर कहीं ये पूछा शिक्षा ग्रहण के अगर विद्यारंभ ऑप्शन में होता तो आप वहाँ पे विद्यारंभ लिख सकते हैं, जहाँ शिक्षा की शुरुआत अब पूछा जाता है, ठीक। अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार है। उससे पहले विवाह संस्कार, गैर जीवन में प्रवेश होता है, ठीक है। अब इसमें जो कृषि प्रणाली से संबंधित है उसको हमने एक ही स्लाइड में बता दिया है, ठीक है। ये है सबसे पहला है कृषि। जो पारंपरिक कृषि था उसका महत्व क्या है। तो पारंपरिक में भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राचीन आधार है कृषि। ग्रामीण व्यवस्था या आत्मनिर्भरता का केंद्र है। इसमें ऋतुचक्र, प्रकृति से जुड़ा विज्ञान है। और पर्यावरण संरक्षण, जैविक विविधता का साधन था। इसमें प्राचीन ग्रंथों में ऋग्वेद में हल, बैल और वत्स का उल्लेख है।
अथर्ववेद में भूमि उर्वरकता और बीज संरक्षण का वर्णन है, और कृषि को अन्नदाता या जीवन का आधार कहा गया है। क्वेश्चन पूछा था कि प्राचीन काल में हल और बैल के द्वारा खेतों को जोतने का काम किया जाता था। वहाँ पर जो भी काम होता, जो भी खेत कृषि संबंधी कार्य होते हैं, उसमें भूमि या मिट्टी की उपजाऊ या उर्वरता को ध्यान में रखा जाता था। और पारंपरिक कृषि की प्रमुख विशेषताएं क्या है? ये जैविक खेती होती थी। इसमें जो खेत में खाद का प्रयोग है, जैविक रूप से प्राप्त खाद का प्रयोग किया जाता था। जैसे जीवांश, जो जीव के अंश होते हैं, उनसे प्राप्त खाद होते थे। इसमें मिश्रित खेती होती थी, मतलब एक साथ कई फसलें उगाई जाती थी। फसल चक्र, ठीक है, अलग अलग फसलों का क्रमिक उत्पादन किया जाता था, जिसमें जो किसान होते हैं वो सभी प्रकार की फसलें, दालें उगाते थे। इसमें जल संरक्षण का भी महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें जल संरक्षण के तालाब, कुएं, बावड़ी या वर्षा जल संरक्षण की प्रणाली थी। और इसमें पंचांग आधारित कृषि थे, मतलब जो भी फसल के लिए समय होते थे उसका पंचांग या नक्षत्र, ऋतु, मौसम के अनुसार कार्य किया जाता था। अपने प्रमुख कृषि ग्रंथ है, इसमें कृषि प्राशर का ग्रंथ है, जिसमें ऋतु, वर्षा, बीज और खेती की विधियों का वर्णन है। कौटिल्य अर्थशास्त्र है, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सिंचाई, कर व्यवस्था, कृषि प्रधान कर, आयुर्वेद है, वृक्षायुर्वेद। इसमें पौधों की चिकित्सा और जैविक खेती का वर्णन है, ठीक है। वैसे जो क्वेश्चन पूछे हैं वो तो इजी पूछे जाएंगे, जहाँ पे 4 ऑप्शंस में एक जो ऑड लगेगा वो आंसर हो सकता है। इसमें लास्ट है कि भारतीय पारंपरिक ज्ञान प्रणाली स्वास्थ्य, इसमें आयुर्वेद का वर्णन है। इसके प्रमुख ग्रंथ है, जो मेन ग्रंथ होगा, अगर ये पूछा है आयुर्वेद किसका उपवेद है, ऋग्वेद। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। इसमें चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा का वर्णन है, ठीक है। और चरक संहिता में सामान्य चिकित्सा विज्ञान का वर्णन है। इसी में अष्टांग योग है, योग है, नाट्यशास्त्र है, ठीक है। इसके प्रमुख ग्रंथ है। इसमें जो मेन आता है वो पूछा जा सकता है, वो सुश्रुत संहिता के बारे में पूछा जा सकता है, या चरक संहिता के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसमें जो भारतीय दृष्टि में स्वास्थ्य है, इसमें स्वास्थ्य का अर्थ केवल रोग का भाव नहीं था, बल्कि शरीर, मन, इंद्रिय और आत्मा का संतुलन भी था। जीवन का इसमें लक्ष्य था दीर्घायु, आरोग्य और सुखी जीवन रहना। आयुर्वेद के जीवन की समग्र चिकित्सा पद्धति क्या है? इसमें आयुर्वेद जो शब्द है वो आयु और वेद से बना है। आयु का अर्थ है जीवन, ठीक है। इसमें के अनुसार जो शरीर होता है 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। इसमें 3 दोषों का वर्णन किया, जिसमें वात, पित्त और कफ है। इन तीनों में जो दोष है, इनमें असमानता होने पर ही शरीर में रोग उत्पन्न होता है। इसमें रोग की रोकथाम प्राकृतिक उपचार पर बल दिया गया है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट है प्राकृतिक चिकित्सा के आयाम। इसमें पंचकर्म सिद्धांत है, ठीक है, जिसमें शरीर की शुद्धि और रोग का निवारण किया जा सकता है। रसायन चिकित्सा है, जिससे प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। स्वदेशी औषधियाँ है, जिसमें हल्दी, नीम, तुलसी, आंवला, अश्वगंधा आदि का प्रयोग होता है। जल चिकित्सा है, मिट्टी चिकित्सा है, सूर्य चिकित्सा आदि है। एक इसी में मन योग होता है, जिसमें मन को शांत रखने के लिए किया जा सकता है। इसमें अष्टांग योग है। इसका लाभ क्या है? योग, ठीक है, इसमें मानसिक शांति मिलती है, शरीर स्वस्थ रहता है, एकाग्रता और आत्मिक उन्नति होती है। इसी में अगर पूछा जा सकता है कि स्वास्थ्य के 4 स्तंभ क्या है? आहार, विहार, आचार और औषध। मतलब आहार मतलब सात्विक भोजन ग्रहण करना, विहार मतलब एक संतुलित दिनचर्या होना, व्यायाम, योग, आचार मतलब नैतिकता, सदाचार, संयम या अच्छे विचार सोचना, औषध मतलब प्राकृतिक चिकित्सा, पंचकर्म आदि को उपयोग में लाना। अब है भारतीय परंपरा की इसमें विशेषता क्या है? इसमें जो स्वास्थ्य वो था वो प्रकृति के साथ सामंजस्य था, पर जोर दिया जाता था इसमें, ठीक है। शरीर, मन और समाज और पर्यावरण का संतुलन को महत्व दिया जाता था, और व्यक्ति विशेष के अनुसार उपचार किया जाता था।
अब इसमें जो उपयोगी है वो दिनचर्या होती है, ऋतु हो, सात्विक आहार, योग, ध्यान, प्राकृतिक जीवन शैली और सकारात्मक विचार। ठीक है, ये जो स्वास्थ्य से संबंधित था, जितना भी इंफॉर्मेशन थी, जितनी भी एग्ज़ाम के रिलेटेड जानकारी थी, वो इसी स्लाइड में बता दी गई है। ठीक है, इस वीडियो में हमने अभी तक जो भी टॉपिक थे भारतीय ज्ञान परंपरा के, जो भी सिलेबस था उनके बारे में देखा है। तो एग्ज़ाम में कौन कौन कैसे पूछे जा सकते हैं वो बता देते हैं। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो आयुर्वेद से पूछा जा सकता है। ठीक है, उसमें के अलावा किसी के महत्व के बारे में पूछा जा सकता है, और किसी प्रणाली में क्या चीज़ें कार्य किया जाता था, जैसे जैविक खेती का प्रयोग आदि, ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है, साथ में तुम्हारा ज्योतिष शास्त्र में पूछा जा सकता है, जो ग्रह के भाव है या जो जो ग्रह है उनमें उनके प्रकार। ठीक है, उसके बाद वास्तुशास्त्र में भी तुम्हारा वास्तु के दिशा के बारे में पूछा जा सकता है, वास्तुशास्त्र की उपयोगिता के बारे में पूछा जा सकता है। और तुम्हारा जो शिक्षा है, शिक्षा में तुम्हारा गुरु परंपरा और या जो भी उसमें प्रारंभिक शिक्षा क्या, उसका महत्व क्या था। इसमें जो मेन है, तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय ये कहाँ स्थित है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने जो भी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट लगा जो या जो आ सकता है उस बारे में बता दिया है। तो इस वीडियो को देखने का आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।